अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदो। नाजरीन, वजीर आजम और मोहन इलाही के दिलचस्प मुकालमे ने ऑपोजिशन के अरमानों पर पानी फेर दिया है। मोहन इलाही के बयान ने ऑपोजिशन पर कड़ी बिजलियां गिरा दी हैं। मोहन इलाही ने वजीर आजम इमरान खान साहब को वाज़े पैगाम दे दिया है कि वो उनके साथ हैं और मोहन इलाही का इस मौके पर कहना था कि आपके साथ ताल्लुक निभाने के लिए आए हैं। और इसी के साथ साथ वजीर आजम इमरान खान साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा कि घिरे हुओं को चौधरी शुजात की सेहत का ख्याल आ चुका है। और उन्होंने यह भी कहा है कि मोहन इलाही ने अच्छी बात कही है कि तहरीक इंसाफ को मुलाकातों से घबराना नहीं चाहिए है। तो क्या ऑपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद यहां पर फ्लॉप हो चुकी है? नाज़रीन, बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा ने ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में कम बैक कर लिया है। पीटीआई ने पेशावर की नशिस्त का बदला मौलाना के गढ़ डीआई खान से लिया है। और खैबर पख्तूनख्वा ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 6 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर है। और पीटीआई के उमर अमीन गंडापुर ने मौलाना के खिलाड़ी कुफैल अहमद को बड़े मार्जिन से भी शिकस्त दी है। तो क्या जो अंदरूनी मसाइल चल रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, क्या वो रिजॉल्व हो चुके हैं? उस पर बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करने जा रहे हैं वजीर आज़म इमरान खान साहब की अहलिया से मुतालिक जो इस वक्त शर्मनाक और गलीज किस्म का प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है, उस हवाले से कि क्यों एक गैर सियासी और घरेलू खातून भी इस घटिया हमलों के अंदर मुलविस कर दी गई है। इस हवाले से इस वक्त सोशल मीडिया पर मुहिम चल रही है, उसके प्रोग्राम में बात करेंगे कि ऐसा इस वक्त क्यों हो रहा है, क्यों इस तरह से चीजों को खराब किया जा रहा है। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है सहाफी तज्जिया अदील वड़ाइच और कुछ ही देर में हमें टेलीफोनिक कॉल के थ्रू ज्वाइन करेंगे शाकिर सलंगी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। लेकिन अदील, प्रोग्राम का आगाज मैं आपसे करूंगी। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि ऑपोजिशन बहुत एक्टिव थी और हमने ये देखा कि पीडीएम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अलहदगी के बाद पीपल्स पार्टी अब दोबारा पीडीएम का हिस्सा भी बन गई थी, क्योंकि तमाम ऑपोजिशन एक पेज पर हो चुकी थी कि तहरीक अदम एतमाद लानी है, क्योंकि वो इस वक्त वजीर आजम इमरान खान साहब को वजीर आजम नहीं देखना चाह रहे थे। तो एकदम से जो मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ, आज फिर जो मोहन इलाही साहब का बयान सामने आया है, उस पर आप क्या कहेंगे? कि उन्होंने तो कह दिया कि हम तो वजीर आज़म इमरान खान साहब से ताल्लुक निभाने आए हैं, तो वो हम निभाएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि जो तहरीक अदम एतमाद थी वो फ्लॉप हो चुकी है अब? देखें, आज गुज़िश्ता चंद घंटों में ही सियासी हवाओं का रुख ही बदल गया है। पिछले 2-3 हफ्तों से, बल्कि महीने डेढ़ से, क्या एक मंजर बनाया जा रहा था, क्या तस्वीर पेश की जा रही थी कि जी इमरान खान साहब तो शायद हर जानिब से एक तो अपनी पॉपुलैरिटी खो चुके हैं और उन्हें कहीं से भी किसी किस्म की अब कोई सपोर्ट भी नहीं रही, बल्कि शायद कोई ये कहा जा रहा था कि शायद मुक्तदर हल्के चाहते हैं कि अब इन्हें भेजा जाए। इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, इस तरह का मंजर जो है वो पेश किया जा रहा था। अब ये मामला शुरू कैसे हुआ था? जब खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात का पहला फेज था और पहले फेज में JUI फे ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पिछाड़ा था और उसके बाद कहा जा रहा था, देखा जी JUI जो है अब वो किस तरह से अब ऊपर आ रही है और ये मैसेज है पीटीआई के लिए। मामला कुछ और था, मामलात पीटीआई के अपने अंदरूनी मसाइल थे, यह मामला हमने हाईलाइट भी किया। उसके बाद फिर उनकी जो दोबारा रिस्ट्रक्चरिंग हुई तंजीम की, उसके बाद एक नतीजा तो आ गया गुज़िश्ता शब, जब मौलाना के अपने बड़े सियासी गढ़ में ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसे पिछाड़ा। अचानक मंजर बदल गया, वो तमाम तबसरे तज्जिए वो वहीं के वहीं रह गए। फिर दूसरा मामला तब हुआ जब तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जब ये तहरीक जोर पकड़ने लगी कि ये अब तो अदम एतमाद आ रही है, इत्तेहादियों से मुलाकातें वैसे ही तो नहीं हो जाती। बिल्कुल, ये कहा गया जी ये जो इत्तेहादी मिल रहे हैं, ये परवेज अली साहब की रिहाइशगाह पर लाहौर में जो इस वक्त सियासत का ये मरकज बनी हुई है, और इत्तेहादी आपस में भी मिल रहे थे, इत्तेहादी आपस में भी मिल रहे हैं। ये फिर कहा जाने लगा जी ये वैसे तो नहीं हो जाता, ये कोई करवा रहा है। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? तहरीक अदम एतमाद का इन्होंने ऐलान कर दिया। मरियम नवाज साहिबा ने बड़ा वाज़े तौर पर तहरीक अदम एतमाद के हवाले से ऐलान कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। उसके बाद पीडीएम का इजलास होता है, पीडीएम के इजलास में मौलाना आकर
वाज़े तौर पर यह ऐलान करते हैं कि जी हम तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं। अच्छा, तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं, उसके बाद क्या करेंगे? इत्तहादियों से हम राब्ता करेंगे। यानी इन्होंने कहा कि हम इंडिविजुअली लोगों से राब्ता नहीं करेंगे, जमात के लेवल पर राब्ता करेंगे और जो इत्तहादी हैं उनके जरिए हम ये तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं। इसमें फिर चौधरी बरादरान का किरदार बड़ा अहम हो गया। चौधरी बरादरान की जो रिहाइशगाह है सियासत का मरकज बन गई। पहले जरदारी साहब गए, फिर वहां मौलाना साहब गए, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब गए। फिर जब हमने ये सवाल उठाया कि जी शहबाज शरीफ साहब ने मीडिया टॉक नहीं की, मीडिया टॉक किए बगैर ही चले गए हैं, कोई बॉडी लैंग्वेज जो है, उनके जो जेस्चर्स हैं वो कुछ अच्छे नहीं है इस हवाले से, फिर कहा गया कि नहीं जी ये इस तरह की चीजें तो पसे पर्दा होती हैं। आज मोने सलाई साहब ने सारा जो मंजरनामा है इस वक्त, जो सियासी मंजरनामा बना हुआ था, उसे तब्दील करके रख दिया है। हवाओं का रुख तब्दील हो गया। मोने सलाई साहब ने, मैं समझता हूं कि आज सियासी तौर पर अपना प्रोफाइल बहुत ऊपर ले गए मोने सलाई। ये शायद तय था, चौधरी बरादरान ने इसी तरीके से शायद चलना था, लेकिन तय था या नहीं था, मोने सलाई साहब जो हैं मेन स्ट्रीम सियासत इस मुल्क की, उसमें आज की जो बड़ी शख्सियत के तौर पर देखे जाने वाली जो पर्सनैलिटी हैं वो मोने सलाई ही हैं, जिनके बयान ने इस वक्त जो तहरीके अदम एतमाद का तूफान था। मोने सलाही साहब क्या फरमा रहे थे वो चलवा दें अगर आप कहते हैं। जी बिल्कुल चलवा। सलाही साहब क्या कह रहे थे और किस तरह से उन्होंने इमरान खान साहब के दिल में जगह भी बना ली है, ये देख लीजिए। ये तमाशा चल रहा है, जो भी बातें हो रही हैं, सियासी लोग हैं हम, हमारा काम है लोगों को मिलना, कोई घर आए इसको वेलकम करना। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना जी, जो समझने वाली है सर, वो ये है कि सियासी लोग तल्लुकात बनाते हैं और तल्लुकात निभाते हैं। जिस तरह हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पीटीआई वालों को एक दफा जरा तगड़े तरीके से कह दें, घबराना नहीं। आपको क्या लग रहा है जिस तरह से एक्सप्रेशन से वजीर आज़म इमरान खान साहब के ये बात सुनने के बाद, तो वो अपनी वजीर आज़म इमरान खान साहब के दिल में जगह बना गए हैं? जी बिल्कुल। इससे पहले वजीर आज़म साहब को मोने सलाई साहब के बारे में, जब उनको वजारत देने से पहले की बात है, किसी ने कान भर रखे थे और वजीर आज़म साहब उस तरह से मोने सलाई साहब से वजारत देने से पहले की बात कर रहा हूं, उस तरह से राजी नहीं थे। और फिर यह कहा जा रहा था कि ये तो चौधरी बरादरान को चूंकि खुश करना था, उनका मुतालबा था, तो इनको फिर जो है वो वजारत दे दी गई। इससे पहले तारिक बशीर चीमा साहब के पास थी। लेकिन आज मोने सलाई साहब ने जो अपना प्रोफाइल वो ऊपर ले गए हैं और इस वक्त मुश्किल में घिरे हुए कप्तान के सामने सियासी छक्का लगा के, मैं समझता हूं उन्होंने जो दिल में घर कर लिया है उनके, और जो अपनी परफॉर्मेंस के बगैर आप ऐसी बातें करके वजीर आज़म इमरान खान साहब के दिल में घर कर सकते हैं? देखें, पहली बात तो ये है, जहां तक मामला ये है कि मोने सलाई साहब की जो मिनिस्ट्री है, आज उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात की जो डैम से मुतल्लिक है, जो कालाबाग डैम से मुतल्लिक है, और वजीर आज़म साहब ने उसको अप्रिशिएट भी किया। मोने सलाई साहब इस वजारत में आने से पहले भी जो पानी के मामले पर, अक्सर इनके ये ट्विटर हैंडल पे देखें तो ये काफी कुछ देखने को मिलता है। ये बहुत ज्यादा कंसर्न रहते हैं पानी के इशू के हवाले से। ये वजारत के बगैर भी ये काम करते नजर आते थे अवेयरनेस के हवाले से। तो ये इनकी फेवरेट वजारत है, इनका फेवरेट टॉपिक है। वजीर आज़म साहब के दिल में घर करने के हवाले से जो आपने कहा, देखें परफॉर्मेंस की जो कारकर्दगी, वजारत की कारकर्दगी, उसका एक अलग से मैकेनिज्म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, ये तो अभी पिछले दिनों एक कंट्रोवर्सी भी बन गई जब खुद से अपने लोगों ने भी एतराजात करने शुरू कर दिए। वो तो जाहिर है एक अलग मामला है। लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो मुश्किल में फंसे हुए थे कि चौधरी बरादरान की जानिब से भी उस तरह से वाज़ेह कोई बात सामने नहीं आ रही थी। एमक्यूएम भी ये नहीं कह रही थी कि हम तहरीक में एतमाद वाली साइड पे जाएंगे, नहीं जाएंगे, लेकिन वो दबे लफ्जों में हुकूमत को क्रिटिसाइज एमक्यूएम महंगाई के मामले पर कर रहे थे। लेकिन ये वजीर आज़म साहब के लिए किसी रिलीफ से कम नहीं था कि उनके सामने, बल्कि मुल्क के सामने उन्होंने बहुत वाज़ेह अंदाज में ये कह दिया कि हम आपके साथ ताल्लुक
निभाने के लिए हमने बनाया है और हम ये आपके साथ ताल्लुक निभाएंगे और आप अपने लोगों को कह दें घबराना नहीं। ये वाज़ेह मैसेज था और मैं समझता हूं कि ये मैसेज बहुत बड़ा दचका था पीडीएम के लिए। ये पहला बड़ा दचका था। वैसे तो कल जिस तरह शहबाज शरीफ साहब बगैर मीडिया टॉक के वहां से रवाना हो गए और दोनों तरफ से जो प्रेस रिलीज आई 1 घंटे 20 मिनट की उस मुलाकात में पहले ही चीजें नजर आना शुरू हो गई थी, लेकिन वाज़ेह कोई मौकफ सामने नहीं आ रहा था। आज वो वाज़ेह मौकफ सामने आ गया है। फिर वजीर आजम साहब ने मोहनिस इलाही साहब को किस तरह से उनको वेलकम किया, उनकी बात को, और किस तरह एतमाद का इजहार किया, वो भी अगर आप वजीर आजम इमरान खान साहब का मोहनिस इलाही की बात पर क्या रिएक्शन था, ये भी सुन लें। मोहनिस, आपने बड़ी अच्छी बात की। आपने कहा कि तहरीक इंसाफ को घबराना नहीं चाहिए मीटिंग से। देखिए, तहरीक इंसाफ की तो मैंने ऐसी ट्रेनिंग करवाई हुई है, 25 साल में उन्होंने ऐसे ऐसे मुश्किल वक्त देखे हैं कि तो वो तो बैटल हार्डन्ड हो चुके हैं। लेकिन जो घबराए हुए हैं ना, उनको अब चौधरी साहब की सेहत का ख्याल आ गया। उनको याद आ जाना है एकदम कि उनकी सेहत के ऊपर, ये वो लोग हैं जो वो घबराए हुए हैं। जो घबराए हुए हैं वो आजकल 20-20 साल पुरानी अपने जो वर्कर्स की, अपने जो एमपीज एमएनएस की फौतगियां उधर भी जा रहे हैं आजकल, उनको याद आ गई है, तो इसलिए वो घबराए हुए हैं। हमारा इस वक्त आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर पूरा इत्मीनान है। अदिल, ये तमाम चीजें तो हो रही हैं, लेकिन जो मौलाना फजल रहमान साहब रेडी हैं तहरीक अदम एतमाद लाने के हवाले से, और कुछ बातें ऐसी भी सामने आ रही हैं जराए से कि उन्होंने जहांगीर तरीन साहब से खुफिया मुलाकात भी की और उनसे कहा है कि हमें तहरीक अदम एतमाद में आपका साथ चाहिए। देखें, तहरीक अदम एतमाद के मामले पर जो रिपोर्टिंग हो रही है बहुत सारी, उसमें कुछ ख्वाहिशात पर मबनी रिपोर्टिंग हो रही है। कुछ सियासी जमातें वगैरह जिस तरह फीड करती हैं उसी तरह टेलीविजन चैनल्स पे चल जाता है। मुझे आप खुद बताएं, आज मोहनिस इलाही साहब के बयान के बाद तहरीके अदम एतमाद का जो इनका नारा था उसमें कितनी जान रह गई है? क्योंकि नारा था नहीं, क्योंकि मुझे आप एक बात बताएं, मौलाना का अपना प्लान इन्होंने जो अनाउंस किया है वो क्या है? उसमें वो खुद कह रहे हैं कि हम इंडिविजुअल्स के साथ राब्ते नहीं करेंगे। पहली बात है, इस खबर की तरदीद हो जाती है, यानी कोई, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से राब्ते नहीं करेंगे। अच्छा, ये क्यों फायदा नहीं है जहांगीर तरीन ग्रुप वाला, क्यों ये बेबुनियाद खबर है? और इसकी तरदीद आ जाएगी, आप देख लीजिएगा। इसकी तरदीद अगले 1-2 रोज में आप देखेंगे। उसकी रीजन क्या है कि डिफेक्शन क्लॉज लग जाएगी। जहांगीर तरीन ग्रुप के लोग हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर हैं। एग्जैक्टली 63A के बाद वो ये जसारत कर ही नहीं सकते कि वो पार्टी लीडर की डायरेक्शन के बगैर चल सके, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इलेक्शन से 1.5 साल पहले कोई डिस्क्वालीफाई होने का रिस्क क्यों लेगा? अपने अपने हलकों में लोगों ने जाकर काम करवाने हैं। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने क्या कहा था, मौलाना ने, इन्होंने कहा था, पीडीएम ने कहा था कि हम जमात के लेवल पर राब्ता करेंगे और हम इत्तेहादियों से राब्ता करके तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। वो पहले अगर आप मौलाना का शॉर्ट सुनवा दें कि उनकी हिकमत अमली क्या थी, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मौलाना साहब जो प्लान के हवाले से बात कर रहे थे, जरा साहब वो सुनवा दीजिएगा। पहले हम कुछ जो पेश की इस पर होमवर्क होता है वो मुकम्मल करें। दूसरे जो उनके हलीम जमाते हैं, क्योंकि उसके बगैर अब एतमाद का वोट मुकम्मल नहीं होगा, तो हमने उसके लिए जाहिर है जी कि वोट भी तो मुकम्मल करना है। सिर्फ लफ्ज़ तो नहीं है कि आपने रिवायती तौर पर एक चीज पेश कर दी और बस खत्म हो गई। बगैर तैयारी के, बगैर ग्राउंड बनाए हुए ऐसी बात कहना, फिर यही होगा कि जी आपने कल बात कही थी वो पूरी नहीं हुई। तो इस हवाले से हमें थोड़ा काम करने दीजिए। हमें शाकिर सोलंकी साहब ने भी ज्वाइन किया है, लेकिन अदिल मैं चाहूंगी पहले इस पे आप कमेंट कर लें कि ये प्लान तो था बट प्लान विदाउट स्ट्रैटेजी था। देखें, एक बात मैं आपको बता दूं, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से खुद पीडीएम को भी मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तोड़ के इसलिए बात नहीं बन सकती कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, लोग फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होगी। शुरू में ये प्लान, जरा शाकिर सोलंकी साहब ने भी इससे पहले बात की, इन्होंने राब्तों की कोशिश की, लेकिन ये उन्हें समझ आ गई कि पहली बात तो ये है कि लोग टूटेंगे नहीं। खुद मौलाना, खुद राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया, हमने मुसलसल 2-3 दिन ये उनका साउंड बाइट चलाया कि तहरीक इंसाफ के लोग लेकर आएंगे अपने, जब तो हमारे उन हलकों में हमारे लोग जो बैठे हैं
उनको हम फिर क्या जवाब देंगे, क्योंकि टिकट का वादा करके लाना है। तो ये इतनी आसान चीजें नहीं थी, ये मामला था सारा इत्तेहादियों पर। अब देखें कि पीएमएल-क्यू के पास हैं 5 सीटें, एमक्यूएम के पास हैं 7 सीटें, जीडीए के पास हैं 3, अवामी मुस्लिम लीग के पास है 1, बाप के पास है 5। जहां तक मामला है बलूचिस्तान अवामी पार्टी का, उनका मुतालबा सिर्फ अब एक वजारत था, और वो भी उस तरह की नाराजगी उनकी है नहीं है। एमक्यूएम जो है उसने भी हरी झंडी करा दी है, और एमक्यूएम, मैंने उस वक्त ही आपको बताया था कि एमक्यूएम यहां पर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन का मैंडेट लेकर आई है, और चौधरी बरादरान ने आज इसमें वाजे कर दिया है। 178 की स्ट्रेंथ है हुकूमत के पास, 164 की स्ट्रेंथ है अपोजिशन के पास। इत्तेहादियों के बगैर यह होना नहीं है। इत्तेहादियों की आज तक की सूरत हाल आपके सामने है। शाकिर सोलंकी साहब से हम ये पूछते हैं कि शाकिर सोलंकी साहब, इस सारी सूरत हाल के बाद आगे अपोजिशन का प्लान क्या है? आप बड़े करीब से देखते हैं अपोजिशन के मामलात को, जेयूआई फे बीट पर आपकी गहरी नजर है, पीडीएम को आप एक्सक्लूसिवली कवर करते हैं। ये बताइए कि अब आगे प्लान क्या नजर आ रहा है? क्या मौलाना परेशान हैं इत्तेहादियों के, हुकूमती इत्तेहादियों के इस जवाब पर? अदील भाई, जो आज मुनिस इलाही साहब ने तसल्ली देना चाहिए है वजीर आजम साहब को कि घबराने की जरूरत नहीं है, ये सारा कुछ जो नजर आ रहा है ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो ये तसल्ली मुझे लग रही है। खेल मेरी नजर में अभी तक बिगड़ा नहीं है अपोजिशन और इत्तेहादियों का, क्योंकि कल चौधरी बरादरान के पास जब शहबाज शरीफ चले गए थे तो उस वक्त प्रेस रिलीज एक जारी हुआ था, मेरे पास भी आया हुआ है चौधरी बरादरान के घर से, तो उसमें यह बताया गया है कि 2 नशस्तें हुई हैं, एक में तबा कुर्सी के हवाले से बात स्टूडियोज में उस तरह से नहीं आ पा रही, अगर ये टेक्निकल टीम इसको देखे। शाकिर साहब आप कंटिन्यू कीजिए, आपकी आवाज इज अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि खेल मेरी नजर में अभी तक बिगड़ा नहीं है, क्योंकि पीटीआई की अभी भी इत्तेहादी है काफ लीग, तो काफ लीग ने अभी जब तक मामलात अपोजिशन के साथ फाइनल नहीं होते उनके, तब तक वो अपनी हुकूमत को जिसकी इत्तेहादी है उसको क्यों नाराज करना चाहेगी, ये एक तिफल तसल्ली मुझे लग रही है। काफ लीग ने अपनी डिमांड जो जराए हमारे बता रहे हैं कि वजारत आला मांगी है, मौलाना फजल रहमान से भी और आसिफ अली जरदारी से भी ये बात हुई है, शहबाज शरीफ को भी। अब नून लीग फौरी तौर पर शहबाज शरीफ भी इनकार करने की पोजीशन में नहीं थे गुज़श्ता रोज, क्योंकि शहबाज शरीफ अथॉरिटी नहीं है इनकार करने की। शहबाज शरीफ ने मुशावरत करनी है नवाज शरीफ के साथ, अपनी पार्टी के साथ और इत्तेहादियों के साथ, मौलाना के साथ, पीडीएम के साथ, उसके बाद उन्होंने जवाब देना है चौधरी शुजात हुसैन को। तो अभी तक खेल इंटैक्ट है, मौजूद है, और मामलात अभी चलेंगे, क्योंकि अभी मौलाना ने फिर राब्ता करना है, अपोजिशन ने आपस में मुशावरत करनी है, और उसके बाद फिर चौधरी बरादरान से राब्ता करना है। तो ये मामलात जी एक सवाल है, ये सवाल है कि देखें पंजाब में अमली तौर पर चौधरी बरादरान वजीर आला के बाद अगर कोई ताकतवर है तो चौधरी बरादरान है। अपने अपने इजला में उनकी मर्जी की ब्यूरोक्रेसी है, फंड्स भी इनको इनकी मर्जी के मुताबिक मिल रहे हैं, बल्कि पीटीआई के लोगों से ज्यादा मिल रहे हैं। दूसरी जानिब जिस तरह आप कह रहे हैं कि वहां, या जो भी अपोजिशन कह रही है कि चौधरी बरादरान जो हैं वो अगर कोई वजारत आला मांग रहे हैं, क्या ये शरीफ खानदान अफोर्ड कर सकता है कि वो अपने सबसे बड़े हरीफ, यानी बेसिकली तो लाहौर में या पंजाब में अगर 2 खानदान सियासी हरीफ हैं असल में, तो वो चौधरी बरादरान और शरीफ खानदान है, तो क्या वो ये अफोर्ड कर सकते हैं या ये तसव्वुर कर सकते हैं कि चौधरी बरादरान को वजारत आला दे दी जाए या कोई ऐसा रोल दे दिया जाए? देखें, नून लीग इसमें कोई शक नहीं है कि तजब्जुब का शिकार है। नून लीग कभी भी नहीं चाहेगी कि परवेज इलाही को वजारत आला दें, क्योंकि एक मिसट्रस्ट जो होता है एक दूसरे पर वो मौजूद है, अदम एतमाद मौजूद है एक दूसरे पर, कि अगर परवेज इलाही को वजारत आला दे दी तो ऐसा ना हो कि हमारी पार्टी का सफाया कर दे 6-8 महीनों में, साल में हमें ही नुकसान पहुंचा दें। लेकिन इशू ये है कि ये एक तो एतमाद साजी की बहाली जो खेल ये जो शुरू किया गया है, जिनकी जानिब से शुरू कराया गया है, जिन्होंने ढील दी है, अब जाहिर है उन्होंने ही इनका एतमाद बहाल कराना है। और एतमाद जब बहाल नहीं भी होता है एक दूसरे पर, लेकिन बिठाने वाले इकट्ठे बिठा देते हैं भाई, बड़े बड़े मुखालफिन को बिठा देते हैं। क्यों बिठाया जा रहा है शाकिर साहब? जी सवाल क्या सवाल कर रहे हैं? शाकिर साहब मैं कह रही हूँ कि बेमकसद फिर क्यों बिठाया जा रहा है?
देखिए, मकसद इमरान खान को हटाना ही है और उसके लिए देखें अभी तक इनकार नहीं किया चौधरी बरादरान ने। गुज़श्ता रोज भी इनकार नहीं किया, न प्रेस रिलीज में न कोई ऐसा बयान दिया है। मौलाना के साथ भी प्रेस रिलीज में वक्त मांगा गया, शहबाज शरीफ के साथ भी मुशावरत का लफ्ज लिखा गया है कि हम मुशावरत करेंगे, और इसी तरह आसिफ अली जरदारी के साथ भी मुशावरत कोई इनकार न किया है और न ही एमक्यूएम ने इनकार किया है। इसका मतलब है उनके पास गुंजाइश मौजूद है डायलॉग के लिए, मुज़ाकरात के लिए। ये सिर्फ मोनिस इलाही ने, क्योंकि अभी तक वो इत्तेहादी है हुकूमत के, अभी अपोजिशन के साथ भी मामलात नहीं बने हुए, तय नहीं हुए, तो पहले वो कैसे कह सकते हैं कि हाँ जी हम तो जा रहे हैं अपोजिशन के पास। जी ठीक है। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूँ कि सोलंकी साहब, अभी ब्रेक का वक्त ना होता तो मैं प्रोड्यूसर साहब से कहता कि दोबारा वैसे वो मोनिस इलाही साहब वाले जो साउंड बाइट है वो प्ले कर दें, ताकि शाकिर साहब को ये यकीन हो जाए कि उन्होंने इनकार ही कर दिया है और उनकी जानिब से जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, सुबह से यही हेडलाइंस हैं तमाम टेलीविजन चैनल्स पर, उनका एक एक लफ्ज जो है वो उसका अपना एक मानी है चीज नहीं, और उसमें हमें तो उसमें कोई ऐसी नजर नहीं आया कि वो तजब्जुब का कोई शिकार थे या कोई वो मुबहम बात की। उन्होंने बड़ी वाज़े अंदाज में जो है वो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से इनकार ही किया। लेकिन अब देखना ये है कि ये अब आती है नहीं आती, क्योंकि शाकिर सोलंकी साहब कह रहे हैं कि अभी तक ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है, मुलाकातों का सिलसिला तो जारी है। बहुत शुक्रिया शाकिर साहब ने प्रोग्राम को टाइम दिया। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद हम बात करने जा रहे हैं क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी तंजीमी जो स्ट्रक्चर था उसकी रीस्ट्रक्चरिंग कर ली है कि नहीं कर ली, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने कम बैक किया है। इसके ऊपर ब्रेक के बाद बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, बात करें खैबर पख्तूनख्वा ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तहरीक इंसाफ ने कम बैक कर लिया है। खैबर पख्तूनख्वा ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शंस के अंदर 13 नशिस्तों में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 6 नशिस्तों के साथ सबसे पहले नंबर पर है। इसके साथ आपको बता चलूं कि पीटीआई ने पेशावर की नशिस्त का बदला मौलाना के गढ़ डीआई खान में ले लिया है। अदील, आप क्या समझते हैं कि हम जो कुछ दिनों से देख रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चाहे वो बल्दियाती इंतखाबात हो या ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात हो, कहीं ना कहीं लैग का शिकार थी, लेकिन अब उन्होंने कम बैक कर लिया है, तो क्या समझते हैं कि जो इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो चुके? इसमें कोई शक नहीं है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कमबैक है, अगरचे ये ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात हैं और इसकी बुनियाद पर यह नहीं कहा जा सकता कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी है जी के बहुत ऊपर जा रही है अगर उन्होंने 13 में से 6 नशिस्तें निकाल ली हैं। लेकिन ये तब से शुरू कैसे हुए थे जब लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के पहले फेज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। शिकस्त क्या थी? क्योंकि वो कोई 5वें 6ठे नंबर पर तो नहीं थी, वो दूसरे नंबर की जमात थी। पहले नंबर पे JUIF आई थी, फिर पेशावर का जो मेयर था असल में वो उसको अपसेट करार दिया जा रहा था कि ये तो गढ़ है जी, यहां से अगर JUIF ले गई है, हालांकि JUIF ने उस वक्त कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वोट नहीं लिए थे, उन्होंने अपना वोटर जो है वो निकाला। PTI अपनी अंदरूनी मसाइल की वजह से, लड़ाइयों की वजह से, एक तो टिकटों की गलत तकसीम उस वक्त की, उस वक्त हमने इनके तंजीमी स्ट्रक्चर के हवाले से चीजें बताई भी थी कि मसाइल कहां थे, उसके बाद फिर इनकी तंजीमें नौ हुई। उसके बाद ये एक पहला नतीजा है इमरान खान के उस इकदाम के बाद जिसमें उन्होंने पूरी पार्टी को तहलील कर दिया था, तो ये पहला बाज़ाब्ता नतीजा है कि उनका वो इकदाम दुरुस्त था, रीस्ट्रक्चरिंग दुरुस्त थी। ठीक है। और हालांकि इसमें तो बहुत सारी चीजों में जिस तरह पहला फेज और पहले फेज के बाद सेकंड फेज, अभी सेकंड फेज में जाके नतीजा आना था, लेकिन ये ज़िमनी इंतखाब जो हैं ये पहले आ गए पहले फेज के। और इसमें इस ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में अब देखें कि जहां ये एक जेस्चर होता है ना कि कहां पेशावर जी, पेशावर आपका गढ़ था, वो मौलाना ने छीन ली सीट, ये डीआई खान फिर मौलाना का गढ़ था, यहां से फिर उन्होंने सीट जीती। फिर ये भी नहीं है कि 2-4 हजार वोटों के डिफरेंस है, नहीं, इसमें कहां पर उमर अमीन जो हैं वो 63,000 वोट लेकर और JUIF के जो कफील अहमद हैं वो 38,000 वोट ले रहे हैं, लीड काफी बड़ी। फिर उसमें ये देखें कि
कितनी हैरानकुन बात है, उस वक्त भी, जो पहले फेज में भी और इस वक्त भी, बड़ी जमातें जो अपने आप को कहती हैं पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो कहां स्टैंड कर रही हैं? क्या पीएमएलएन के बारे में जो कहा जाता है जी कि ये सिर्फ पंजाब की जमात है, तो फिर ये तासुर तो दुरुस्त मिलता है ना। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अंदरूनी सिंध की जमात बन के रह गई है, पार्टी और पीएमएलएन कोई सीट लेने में कामयाब नहीं हुई। तो अब ये देखें कि ये कहीं दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर भी अगर ये जमातें नहीं आ रही, और ये जमातें उस वक्त खुश इस बात पे हो रही थी, देखें जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरे नंबर पे आ गई। अच्छा, फिर ये कहा जा रहा था, फिर इनके अपने लोगों ने भी जो बयानबाजी कर दी, ज़ाहिर है प्रेशर इन पर बहुत ज्यादा आ गया था कि जी महंगाई की वजह से हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। हालांकि ये इनकी नालायकी, इनकी नाकामी की वजह, इनकी जो अपनी नालायकी, कोताही, इनकी लड़ाइयों, इनकी अपनी साजिशों की वजह से ये हारे थे। और टिकट का जो इनका मैकेनिज्म है हमेशा से, जिसमें इतने फ्लॉज थे, इस मरतबा भी थे, उसकी वजह से ये हारे थे। महंगाई अब नहीं है, अब भी महंगाई है। क्या डीआई खान जो है वो मुल्क का कोई और शहर है जहां पर महंगाई नहीं है और बाकी हर जगह पर महंगाई है? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को असल में अभी सियासत में बहुत कुछ समझना भी है, जिस तरह पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासत करती है। लेकिन इसमें एक 2019 में एक कौमी असम्बली में बड़ा चैलेंज था जो गंडापुर साहब के दरमियान और मौलाना के साहबजादे असद महमूद साहब, वो जब मौलाना धरना यहां पर लेकर आए थे तो बड़ा चैलेंज दिया था दोनों ने एक दूसरे को। वो जरा अगर आप सुनवा दें पहले मौलाना असद जरा वो प्ले करवा दीजिएगा, किस तरह से चैलेंज दिया गया था और किस तरह से ये मौलाना फजल रहमान साहब के लिए परेशान कौन है। आपके मेंबर ऑफ द असेंबली ने यहां पर बात की कि मैं इस्तीफा देता हूं, आप इलेक्शन लड़े, खुदा की कसम आप इस्तीफा करें, मैं भी इस्तीफा देता हूं। इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, पब्लिक के पास जाते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इसमें जरूरत नहीं है। मैं आज फोन हाउस कह रहा हूं कि ये आए कैमरे लगाकर फजल रहमान धरना खत्म करे, कौन से माफी मांगे, आए इलेक्शन लड़े, मैं तैयार हूं। अदील, एक तरफ जहां पर मौलाना फजल रहमान पीडीएम को हेड कर रहे हैं, पीडीएम के कप्तान है, तहरीक अदम एतमाद लाने जा रहे हैं, तो यहां पर अपने घर में वो हार गए। जी देखें कि ये चैलेंज हुआ था 2019 में, और उस वक्त किसी ने भी इस चैलेंज को सीरियस नहीं लिया होगा। आज मैं समझता हूं कि अली अमीन गंडापुर ने उस वक्त वो जो चैलेंज दिया था, आज वो उस पर पूरे उतरे हैं, वो कामयाब हुए हैं। पार्टी में उन्होंने अपना कद जो है वो बढ़ा लिया है, क्योंकि इस सीट ने ही इंपैक्ट क्रिएट किया है। अगरचे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो उसने 6 नशिस्तें कुल निकाली हैं, JUIF ने 4 निकाली हैं, अगरचे नौशहरा से भी बड़ी अहम नशिस्त जो है वो निकाली है, लेकिन इसने वो जो एक इंपैक्ट क्रिएट किया है कि मौलाना के गढ़ में जाकर सीट लिया, तो जो पेशावर की जो बदला है, ये मैसेज गया जी कि पेशावर की जो नशिस्त है उसका बदला इन्होंने ले लिया है। आज मौलाना की अपनी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो देखने वाली थी, जब वो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से भी बात कर रहे थे। मौलाना जो बड़े कॉन्फिडेंट होकर बात करते हैं और उनके लहजे में एक तंजो मज़ा भी होता है, लेकिन अगर आज वो आप शॉर्ट सुनवा सकें कि आज मौलाना साहब जो हैं वो किस तरह बात कर रहे थे, तो आगे बढ़ते हैं। ये प्ले कीजिएगा। ठीक है, अभी उसमें टाइम है, लेकिन अदील आप क्या समझते हैं, ये जो अभी तमाम जो पूरे मामलात हुए हैं और जिसमें ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के अंदर डीआई खान में जाके शिकस्त दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौलाना को, तो अब एक ओवरऑल जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट था, एक तरफ जहां पर तहरीक अदम एतमाद लाने जा रहे थे, मोनिस इलाही साहब का जो बयान सामने आता है और फिर उसके बाद यहां पर शिकस्त होती है, तो क्या ओवरऑल सियासी इम्पैक्ट वो डाउन हो चुका है? लेकिन शॉर्ट रेडी हो चुका है। मैं चाहूंगी पहले प्रोड्यूसर वो प्ले कर दीजिए, फिर हम इस पे आगे मूव करते हैं। आदमी एतमाद की तहरीक का उसूली फैसला पीडीएम ने किया है। अब जाहिर है कि सिर्फ नुमाइश तो नहीं करनी, हमारी कोशिश हो नंबर भी पूरे करें। 172 वोट हमने पूरे करने हैं, तो इस लिहाज से जो उनके हलीफ जमातें हैं उनसे राब्तों का आगाज हुआ है। मैं तो चौधरी शुजात साहब की मिजाज कुर्सी के लिए गया था, लेकिन हर हाल सियासी लोग जब आपस में बैठते हैं तो कुछ सूरत हाल पर भी बात करते हैं। एक जरगा बनाया जा रहा है
जो इनके हलीफ जमातों की क़यादत के साथ बाकायदा बाज़ाब्ता रब्ता करेगी और उनको इस बात पर कायल करेगी और आमादा करेगी कि अब मुल्क की किश्ती डुबोई जा रही है, अब उसका हिस्सा न बने। एक एनर्जी होती है जब मौलाना फजल रहमान साहब बात करते हैं, एक इम्पैक्ट होता है उसका कहीं ना कहीं, आज वो जीरो लग रहा था। आज वो मोराल भी उस तरह से नहीं था। और जो ये जिरगा बनाने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इनकी जो पहली हिकमत अमली थी, जिसमें शहबाज शरीफ साहब, जिसमें ये खुद गए, जिसमें जरदारी साहब भी उससे पहले गए, इसका मतलब है कि इनका जो पहला वार है वो नाकाम हो गया है और अब जिरगा बनाकर ये इत्तेहादियों के पास जाने का प्लान बना रहे हैं। तो इसको अगर सादा जुबान में इसमें कहा जाए कि अब इकट्ठे होकर जाकर इत्तेहादियों की मिन्नत तरला किया जाएगा। और वन ऑन वन मुलाकातें थी वो फ्लॉप हो चुकी है। ये बेसिकली ये अपनी पहले मरहले में अपनी शिकस्त का इन्होंने एतराफ किया है और उसके बाद अब नई हिकमत अमली है कि हम जिरगा बनाकर जो जाएंगे। बाकी रह गई बात लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन की। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन का खैबर पख्तूनख्वा का जो अगला फेज है वो भी बड़ा फैसला कुन होगा, लेकिन उससे पहले ये हैरानकुन तौर पर इस फेज ने ही ये जो इसके जो नताइज सामने आए हैं, इसने मैं समझता हूं कि एक पॉलिटिकल बूस्ट दिया है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा मसला यह है कि अभी देखें, इससे पहले जो कश्मीर काउंसिल के इलेक्शन हुए थे, उसमें कश्मीर काउंसिल के इलेक्शन में मीन गंडापुर साहब भी मामलात को देख रहे थे, टिकट देने के मामलात में, लेकिन वहां पर भी पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात सामने आए और जिस शख्स को टिकट दिया गया वो तरजीही नंबर पे, पहले नंबर पे जिसको रखा गया वो नीचे आ गया। तो मसाइल मेरा नहीं ख्याल इतनी जल्दी इनके हल हो जाएं, इन्होंने कोई इतनी जल्दी सीख लिया हो, लेकिन ये बड़े फोकस के साथ उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, तो इसमें पर वो उन्होंने डिलीवर किया। मसाइल चाहे ऑपोजिशन साइड पर हो या हुकूमती साइड पर हो, लेकिन हम हमेशा आने वाले दिनों में देखते हैं कभी ऑपोजिशन का पलड़ा भारी होता है या कभी हुकूमत का होता है। तो इस वक्त जो टाइम चल रहा है वो हुकूमत का टाइम चल रहा है। कुछ दिन पहले हम ऑपोजिशन का टाइम देख रहे थे। ब्रेक का टाइम है नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम बात करने जा रहे हैं वजीर आजम इमरान खान साहब की अहलिया से मुतालिक जो सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो क्यों हो रहा है, उस हवाले से ब्रेक के बाद बात करेंगे। साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की अहलिया से मुतालिक शर्मनाक और गलीज किस्म का प्रोपेगेंडा हर जगह पर इस वक्त जारी है। अतर काज़मी साहब सहाफ़ी तज्ज़ियाकारा हमने ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम पर टाइम दिया। सबसे पहले बताइएगा कि एक गैर सियासी घरेलू खातून वज़ीर आज़म की वाइफ के बारे में इस तरह घटिया किस्म के जुमले क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं? देखिए, असल में हो रहा ये है कि हमारी चाहे सहाफत हो या सियासत हो, वो 90 की दिहाई के तनाजुर में की जा रही है और अभी तक वो उधर ही फंसे में। होता ये है कि ये हर 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद इमरान साहब की हुकूमत के खात्मे की डेडलाइन देते हैं। जब उसमें नाकामी होती है तो ये खान साहब की शादी की नाकामी की डेडलाइन दे देते हैं। अब उस पे अपनी पहली खबर पे या तो होना कि कोई शर्मिंदगी महसूस करें। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि वो सॉफ्ट टारगेट है। वो खातून अव्वल, वो जो पर्दा करती हैं, जिनका कभी किसी ने चेहरा नहीं देखा, जिन्होंने कभी कोई सियासी बयान नहीं दिया, तो इस वजह से वो सॉफ्ट टारगेट है, उनको टारगेट किया जाता है। कुछ वो लोग हैं जिनको उनके पर्दे से प्रॉब्लम है, कुछ वो लोग हैं जिनको इमरान खान साहब से प्रॉब्लम है। देखिए, हर सियासतदान की जाती जिंदगी होती है, निजी जिंदगी होती है। शहबाज शरीफ साहब भी शादी करते हैं, दीगर लोगों की भी हमने बहुत सारी खबरें देखी, लेकिन वो कभी इस तरह डिस्कस नहीं होती। तो ये एक ऐसी चीज है कि मुझे लगता है ऐसी है कि जब वो अब सियासी तौर पे इमरान खान से हर दूसरे दिन के बाद शिकस्त खाते हैं, तो रह जाता उनके पास यही एक चीज है कि वो सॉफ्ट टारगेट है, इस वजह से खातून अव्वल को निशाना बनाया। ठीक है, लेकिन इस हवाले से हम सोशल मीडिया पर जो हमेशा प्रोपेगेंडा देखते हैं तो उस पर इतना चेक इन बैलेंस नहीं है। इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि क्या स्टेप्स है ऐसे जो लिए जाने चाहिए? क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जो कंट्रोल नहीं है, उसका लाइक कोई भी उसके ऊपर उसका एक्सेस करके और उस हवाले से बात कर सकता है। देखिए, अब ऑब्वियसली कि देखिए सोशल मीडिया तो अब उसमें लाखों करोड़ों लोग हैं, उनको हम किस तरह रेगुलेट करेंगे? यहाँ पे अलमिया ये है
कि वो सीनियर लोग, वो संजीदा लोग जिनको देख के हम लोग सहाफत में आए, जिनकी खबरें हम बचपन से पढ़ रहे, वो जब इस तरह की बातें करें तो मैं सोशल मीडिया के ऊपर क्या गिला करें? सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए नौजवान से आप क्या गिला करें या शिकायत करें कि जब एक 40-50 साल सहाफत करके लोग इस चीज के ऊपर आ जाएं कि वो खातून अव्वल को टारगेट करें, उनके हवाले से खबरें दें, तो ये मसला उससे बढ़ चुका है सोशल मीडिया से। प्रॉब्लम ये है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है आपका, वहां पे भी इस तरह की बातें होती है, तो वो जो नौजवान है उनको आप कब तक इल्जाम देते रहेंगे? ये तो वो कल्चर है जो इन्होंने इनहेरेंट किया है, इन सीनियर्स से उन्होंने सीखा है। फिर यही वजह है कि ये सिर्फ खातून अव्वल तक महदूद नहीं है। अगर मरियम बीबी को कोई टारगेट करे, किसी और को कोई टारगेट करे, सब चीजें काबिल मजम्मत हैं, लेकिन ये वो चीजें हैं जो हमें विरसे में मिली हैं, ये वो चीजें नहीं है जो हमने मुतारिफ करवाई हैं। ठीक है, लेकिन अदील, मैं इसी पॉइंट पे आपकी तरफ आऊंगी। ठीक है, बात तो होती है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो या न्यूज़पेपर्स हो, लेकिन आपको नहीं लगता कि इनके हवाले से कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए ताकि अगर कोई बात करता है तो उस हवाले से कोई सजा का अमल होना चाहिए, ताकि एटलीस्ट अगर एक एग्जाम्पल हम सेट करेंगे तो ही इस चीज को स्टॉप किया जा सकता? देखें, सबसे पहले तो मैं इस पे ये कमेंट करना चाहूँगा कि वो सीनियर सहाफ़ी जो 30-30, 40-40 साल से सहाफ़त कर रहे थे, जो तज्जिया किया करते थे तो ख़बर बन जाता था, अब मसला ये है कि कोई तज्जिया सच्चा साबित नहीं हो रहा, और इसका ज़िम्मेदार इमरान खान साहब हैं। इमरान खान साहब अपनी कोई मूव पता चलने ही नहीं देते। इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने इक़्तिदार के वानों से बहुत से बड़े बड़े नामों को डिस्कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद जो कुछ बड़े नामों के पास जब फिर खबर नहीं होती तो वो जातियात पर उतर आते हैं। जब उनके पास जो कारकर्दगी है हुकूमत की, उस पर क्रिटिसाइज करने के लिए वो सब्सटेंस तक नहीं होता, तो वो खानदान पर जाकर, जातियात पर जाकर क्रिटिसिज्म नहीं बल्कि झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। और मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब के दौर में जहां बड़े बड़े सियासतदान एक्सपोज हुए हैं, वहां बड़े बड़े कई सहाफी भी एक्सपोज हुए हैं। यानी जिस तरह का ये काम कर रहे हैं, ये क्या पैगाम दे रहे हैं नए आने वालों को? ये क्या बता रहे हैं? इस तरह होती है सहाफत। पहले आप ये समझते हैं अदील के पहले हमें जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो हमारे पुराने लोग हैं, उनको कंट्रोल करना चाहिए। ये वहां से ही ये वही शरारत करते हैं ना, वो किसी हफ्तरोजा में खबर छाप दी, उसके बाद ट्वीट कर दी, उसके बाद अच्छा इनकी हर दूसरे दिन कई बड़े नामों की खबरें जो हैं वो चूंकि बाउंस हो जाती हैं, उस पे बजाय इसके कि शर्मिंदगी में जाकर उस पर कोई माजरत करें, वो यहां पर आकर इस अंदाज में प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। जहां तक मामला है कानून के हवाले से, जिस मुल्क में वजीर आजम और उनकी अहलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा हो और वहां पर कानून हरकत में ना आए, मुतलका इदारे हरकत में ना आए, अदालतों से इंसाफ ना मिले, तो वहां पर आम आदमी का क्या हाल होगा? अब मसला यह है कि वजीर आजम साहब एक केस में जाते हैं अदालत में, और वहां पर जो दूसरा फरीक है जो शौकत खानम पर इल्जाम लगा रहा है और वो कह रहा है जी मुझे जीरा का हक दे, मैंने आकर जीरा करनी है, तो उसमें वो वक्त के वजीर आजम को कटहरे में खड़ा करके जीरा करना चाहता है। पहले वो इल्जाम लगाते हैं, फिर वो जीरा भी करते हैं। और ये तो पर्सनल मामलात पर आकर जिस अंदाज पे ये लोग चले गए हैं, ये हमारी सोसाइटी को पैगाम क्या दे रहे हैं? ठीक है, लेकिन लॉस के हवाले से मैं अतर साहब आपकी तरफ आऊंगी, चूंकि आप इस वक्त बाहर हैं, तो आप क्या समझते हैं अगर वहां पर इस तरह की एक्टिविटी हो तो उसके किस तरह से लॉज हैं, और उसी के एस्पेक्ट में हम पाकिस्तान में किस तरह से उनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, या क्या चीजें ऐसी जिनको चेंज करना जरूरी है? अतर साहब ये बताइएगा कि जिस तरह पाकिस्तान में तो यहां लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, यहां के जो कानून साज हैं ये भी इंसाफ लेने के लिए बरतानिया ही जाते हैं, बरतानिया की अदालतों से जाके उनको इंसाफ मिलता है कि पाकिस्तानी टीवी चैनल में मेरे बारे में ये बात कर दी गई है। जी जी बिल्कुल। देखिए, अब जिस तरह यहाँ पे जिक्र हुआ कि अगर आप बरतानिया या किसी भी मौजूद माशरे को कंपेयर करें, हालिया दिनों में हमने एक और बड़ी अनफॉर्चुनेट एपिसोड देखी हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, जहां पे एक वफाकी वजीर के हवाले से जुबानी जुमले बोले गए, इंतहाई गैर मुनासिब जुबान इस्तेमाल की गई। इस हवाले से मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि 2012 में उस वक्त की बरतानिया के जो हाउस ऑफ कॉमन्स, जिसको आप पार्लियामेंट भी कहते हैं, उनकी स्पीकर की अहलिया ने एक दारुल उमरा हाउस ऑफ लॉर्ड्स के एक मेंबर के खिलाफ एक ट्वीट की, और उस ट्वीट में उन्होंने सिर्फ ये लिखा कि इन साहब का नाम ट्रेंड क्यों कर रहा है। उन्होंने कोई इल्जाम नहीं लगाया, इल्जाम किसी और ने लगाए थे, उन्होंने सिर्फ ये पूछा कि इनका नाम ट्रेंड क्यों कर रहा है। उसके ऊपर लंदन की हाई कोर्ट से उनको जुर्माना हुआ,
उन्होंने बाद में अपना ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया। ये स्पीकर की वाइफ है, जो सबसे मजबूत पॉलिटिकल ऑफिस है बरतानिया के अंदर। उस स्टोरी के ऊपर बीबीसी को 1,81,000 पाउंड जुर्माना हुआ, ITV को 1,21,000 पाउंड जुर्माना हुआ। तो जब आपके ऊपर इस तरह जुर्माने हो और इस तरह कानून का निफाज हो, तो फिर आप सोचते हैं जुबानी जुमला बोलने से भी पहले। और उसके साथ साथ जिस बंदे ने वो रीट्वीट की थी, चाहे उसका 1 फॉलोवर है चाहे 2 फॉलोवर है, उन सब लोगों को भी कानून के कटहरे में लाया गया और उनके ऊपर भी जुर्माने हुए। यहाँ पे तो आपको पता है कि रोज हमारे यहाँ किस किस्म के दावे किए जाते हैं। तो ये जो आजादी सहाफत है, मादर पिदर आजाद, ये हमारे मुआशरों के लिए है और मगरिब पसंद भी वहां पे करता है, अपने यहाँ इसकी इजाजत नहीं देता। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी जो कुछ सोशल मीडिया लॉज हैं या मुख्तलिफ लॉज हैं डिफेमेशन के हवाले से, उनमें तब्दीली होनी चाहिए, आप ये समझते हैं? देखें, यहाँ पर पाकिस्तान में जब भी फवाद चौधरी साहब कानून में तब्दीली की बात करते हैं, कवानीन को यकजा करने की बात करते हैं, तो यहां पर शोर मच जाता है। इस वक्त पाकिस्तान में कानून को यकजा करने की इसलिए जरूरत है कि एक क्लिप जो टीवी चैनल पर चलता है, वो क्लिप जाकर सोशल मीडिया पर चलता है, वही चीज जो है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर जाती है, उस कानून के दायरे से बाहर निकल जाती है। एक चीज अखबार में छपती है, अब ये अखबार में ही जाली खबर छापी गई थी ना, ये वजीर आजम की अहलिया से मुताल्लिक, अब ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग पड़ी। इस वक्त की जरूरत है इन कवानीन को यकजा किया जाए। मसला ये है कि हुकूमत भी डर जाती है कि जी ये तनकीद शुरू हो जाती है, आप आजादी इजहार पर कदगन लगाने जा रहे हैं, और अब मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में इस तरह की कुछ खबरें शायद सुनने को मिलेंगी कि हुकूमत भी इस मामले पे कुछ संजीदगी का मुजाहरा करेगी। मैं यही सेम क्वेश्चन अता साहब आपसे भी करूंगी कि आप, जिस तरह भी अदील ने भी कहा है कि यहाँ पर अगर लॉ चेंज करने की बात की जाए या उनको कलेक्टिव करने की भी बात की जाए, तो यहाँ पर एक और बहुत बड़ा हंगामा शुरू हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा क्रिमिनल लॉ के हवाले से, जब उसको चेंज करने के हवाले से जब बात हो रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट बार खड़ी हो गई कि उसके खिलाफ खड़ी बातें होना शुरू हो गई। तो आप क्या समझते हैं कि चेंज करना इस वक्त जरूरी है, वक्त की जरूरत बन चुका है? देखिए, हर चीज को आपको रेगुलेट करना पड़ता है। आजादी की सबसे बड़ी जमानत होती है डिसिप्लिन। जब तक आपका कोई डिसिप्लिन नहीं होगा, कोई कानून का दायरा नहीं होगा, तो आप आजादी की गारंटी नहीं दे सकते। आजादी का मतलब ये नहीं है कि अगर मुझे यहाँ पे आपके टीवी चैनल पे आके बात करने की इजाजत है तो मैं जो मर्जी बोलता रहूं। कुछ हयूद और कयूद, मतलब हदूद के दरमियान रह के मुझे बात करनी पड़ेगी। तो जब तक कोई कानून ऐसा नहीं बढ़ेगा, हम कोई ऐसे अपने नहीं रखेंगे कि यहाँ के ये दायरा है, इस दायरे के अंदर रह के हमने चीजों को करना है, तो यकीनन प्रॉब्लम होगी। लेकिन मसला ये है मारिया, आखिर में छोटी सी बात करता जाऊं, किसी इस्लामाबाद के अंदर हमने देखा कि हाई कोर्ट के ऊपर, अदालत के ऊपर वकला ने हमला कर दिया, तो क्या किसी वकील को सजा हुई? फिर हम मीडिया से या किसी और से क्या उम्मीद रखें? अदालतें तो अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती, तो हमारा क्या तहफ़्फ़ुज़? बहुत शुक्रिया साहब ने प्रोग्राम को पर टाइम दिया है। वही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आप बात करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए आप क्या बात कर रहे हैं, और किसी से जो भी आप बात कर रहे हैं उसकी किसी शख्स से दिल आजारी ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टाइम खत्म हो चुका है नाज़रीन, इंशाल्लाह से कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।